इस असना में ब्रिटिश ने देखा कि हम कमज़ोर हो रहे हैं। इस कमज़ोरी को उन्होंने अपनी कमज़ोरी नहीं माना और फिर दोबारा अपने ब्रिटिश पाउंड की स्ट्रेंथनिंग की तरफ गए, क्योंकि यही उनकी करेंसी है, यही उनकी वैल्यू है। 1947 में ब्रिटिश पाउंड इस तरीके से स्ट्रांग हुआ कि हम इसको देखते हैं कि 83% और 13% डॉलर। अब जब हम पाकिस्तान और इंडिया से ब्रिटिश वापस गए तो उस वक़्त यूएस डॉलर 71% पे था और डॉलर 25% पे। अब देखें, अब यहाँ पे जब पाकिस्तान इंडिया बन गए, ब्रिटिश का रूल हिंदुस्तान से ख़त्म हो गया। उसके बाद उनकी करेंसी डीवैल्यू होना शुरू हो गई। ब्रिटिश पाउंड 1947 के बाद मुसलसल नीचे गया और 1947 में 18% पे था यूएस डॉलर। उसके पास मार्केट शेयर, पूरी दुनिया का जो शेयर था सर्कुलेशन का, और बाकी कोई करेंसी नहीं थी उस मुकाबले में। फ्रैंकफर्ट भी, डुशे भी गायब हो गई मार्केट से, वो भी लेस देन 5% सारी थी। आप देखिए ना, 83% ब्रिटिश पाउंड है 1946 में और 13% यूएस डॉलर है। 86 प्लस 13 करें तो देखें क्या बनता है, 96%। और 1947 में 79 और 18, ऑलमोस्ट 99%, 98%। सो दो करेंसियों का मुकाबला रहा पाकिस्तान बनने से पहले। उसमें दोनों के दरमियान जंगो जदल चलता रहा, लेकिन जब पाकिस्तान बन गया, ब्रिटिश एम्पायर पाकिस्तान से चली गई, तो उसके बाद ब्रिटिश पाउंड 80% से कम होते होते वो पहुंचा 1949 में 61%, 1955 में 44%, 1959 में 36% और 1965 में ये ब्रिटिश पाउंड 23% सर्कुलेशन में रहा। नाज़रीन, इस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि यूएस डॉलर ने अपनी करेंसी को इस तरीके से मैनेज किया पूरी दुनिया में कि वो 75% सर्कुलेशन में था। देखें, हमारी करेंसी उस वक्त कहीं नहीं थी, सिर्फ दो करेंसियां पूरी दुनिया में, किसी और कोई करेंसी नहीं थी सिवाय डॉलर और पाउंड के, बाकी लेस देन 2% थी। यही वार चलते चलते ब्रिटिश की पॉलिसीज इतनी नाकिस रहीं कि 1970 में 10% तक इनका शेयर पहुंच गया। 1980 में ब्रिटिश पाउंड सिर्फ 2% था और 1990 में भी 2.2% था। नाजरीन, ये एक वो स्टोरी है जिसमें कि ब्रिटिश करेंसी की वैल्यू जो कि टॉप नॉच थी 1900 में, और 2000 आते आते उस सेंचुरी में ये 2.2% पे रह गए। उस वक़्त जब ये 2002 में रहे, उस वक़्त 53% यूएस डॉलर है और 17% डुशे मार्क है, और उस वक़्त हमारी और करेंसीज़ हैं जो कि 10% स्विस फ्रैंक है और 8% दूसरी करेंसीज़ है। नाजरीन, इसके अंदर एक मैसेज है कि जब कोई कौम अपनी करेंसी की वैल्यू उसको मैनेज करती है, उसको स्ट्रेंथन रखती है, वही दुनिया में कामयाब होती है, वही तरक्की करती है। आप देखें ब्रिटिश गवर्नमेंट कितनी स्ट्रांग थी, उसकी पाउंड करेंसी कितनी स्ट्रांग थी, लेकिन जैसे जैसे उसके ऊपर हिटमैन इकोनॉमिस्ट आते रहे, उसकी इकोनॉमी, उसकी करेंसी डीवैल्यू होती गई। और वो जो 80% तक यूएस डॉलर वेल्थ सर्कुलेशन में पहुंच गया था, वो 80% उसकी प्लानिंग क्या थी? वो फाइनेंशियल इकोनॉमिस्ट कौन थे जिन्होंने वो पॉलिसीज़ यूएसए को दी कि उन्होंने करेंसी अपनी इस तरीके से मैनेज की कि पूरी दुनिया की इन्फ्लेशन का प्रेशर उन पे पड़ जाए तो पूरी दुनिया तो अफेक्ट होगी, लेकिन उन पे उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। आज भी अगर बैरल ऑयल, गोल्ड, करेंसी जब हम डॉलर में ख़रीदते हैं तो जो भी इन्फ्लेशन है उसका प्रेशर गवर्नमेंट ऑफ यूएसए पे, यूएस इकॉनमी पे इतना कम है
नेग्लिजिबल है, लेकिन उसका इम्पैक्ट बाकी जो थर्ड वर्ल्ड नेशंस हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा है। मेरी आपसे ये नाजरीन दरख्वास्त है, ये रिक्वेस्ट है कि हम इस टॉपिक को ज़रूर अंडरस्टैंड करें, और आज के इस प्रोग्राम में आपको इसके बारे में चंद बातें और मैं बताता हूँ।